हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग बात कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। और वर्ल्ड हिस्ट्री में लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो फ़िलहाल आगे देखें। और अभी थोड़ा सा दो तीन दिन क्या 3-4 दिन डिस्टरबेंस रहेगी। मैं भी कुछ कारणों से बाहर आया हुआ हूँ, जिसके कारण से अभी क्लासेस जो रहेंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही रहेंगी। और जैसे ही चीज़ें फ्री होती हैं तो फिर हम लोग जैसे हम लोग क्लास शुरू करते थे लाइव फॉर्मेट में, वैसा ही हम लोग करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं और हम लोग फ़िलहाल देखेंगे। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सो उम्मीद है कि चीज़ें अभी समझ में आ गई होंगी अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में। और एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चंस में अभी वैसा डिमांडिंग नेचर नहीं आया है कि आपको बहुत डिटेल में करना हो। यू नीड टू जस्ट लुक एट दिस कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इवेंट्स हैं, और अल्टीमेटली आपको एक इन्फ्रेंसेस निकाल करके रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया था एक, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वाज लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हालांकि ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में तो नहीं आ पाता है, बट इनडायरेक्टली ये आ जाता है। अब इस इनडायरेक्टली फॉर्मेट में ही हमें आइडिया होना चाहिए कि आखिर में किस तरीके का डेवलपमेंट्स हुआ है। अब ये तमाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे लास्ट ही हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। एंड सिमिलरली इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ अमेरिका एंड हाउ इट हैज़ लेड इंडियन पीपल टू डेवलप देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ इस तरीके की चीज़ें। मतलब अल्टीमेटली आपको एनीवे चाहे पॉलिटिकल एंगल से, चाहे सोशल एंगल से, या फिर कल्चरल एंगल से, इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगेन जो होता है, हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम चीज़ें अमेरिकन रिवॉल्यूशन से और तमाम चीज़ें हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ले रखी हैं। एंड दैट इज़ व्हाट क्वेश्चन इज़ आस्किंग। यहाँ पर जो मेन फंडा है, हालांकि इंडिया नहीं लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया फाउंडेशन ऑफ जो मॉडर्न वर्ल्ड है आज की डेट में जो है वो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान में डेवलप हुई थी, और फिर कैसे अल्टीमेटली ये मॉडर्न वर्ल्ड आज की डेट में ये आगे फाउंडेशन के तौर पर काम कर रही है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर रखा है, तो पॉइंट्स आपको कुछ समझ में आ भी रहे होंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर में क्या फंडा यहाँ पर है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अगर देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पर कुछ पहले से ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसी को हम लोग फटाफट एक्सप्लेन करेंगे और उसी के बेसिस पर अल्टीमेटली डिस्कस भी किया जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ पर आप लोग पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पे अपने जो भी डाउट रहेंगे वहाँ पर पूछ लीजिएगा। वहाँ पर कोशिश की जाएगी जो भी आपके डाउट है उसको सॉर्ट आउट करने की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखें तो हमारे पास 3-4 पॉइंट्स हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड आज की डेट में फॉलो करता है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑब्वियसली। जैसे एक हमारा वर्ड आता है लिबर्टी, इक्वलिटी, रिपब्लिक, फ्रैटर्निटी एंड फेयर ट्रायल के रूप में। लिबर्टी के लिए आपने सुना ही होगा कि जब टीपू सुल्तान इनफैक्ट आया था तो उसने भी एक ट्री ऑफ लिबर्टी अपने इलाके में उसने जो होता है इस्टाब्लिश करवाया था। एंड ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच फोर्सेज एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका हमें इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। नेपोलियन की जितनी सारी बातें थी वो सारी बातें हमें टीपू सुल्तान के भी अंदर में देखने को मिल जाती है। तो एक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, बिकॉज सिंपल सी बात है, टाइमलाइन दोनों की सेम है। इनफैक्ट अगर आप इंडियन रिवॉल्यूशन को देखेंगे, इंडियन रिवॉल्यूशन का मतलब कि जब मैसूर के साथ में वॉर हो रही थी ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन और मैसूर के बीच में, तो हमें देखने को मिलता है किस तरीके से हैदर अली के बाद अल्टीमेटली टीपू सुल्तान आता है। और अल्टीमेटली 1792 में हालांकि हार जरूर जाता है, लेकिन फिर भी उसने अपना फोर्स फिर से रीस्टैब्लिश करता है। और इस दौरान में उसने फ्रेंच आर्मी को लेकर के आया, फ्रेंच आर्मी के थ्रू उसने ट्रेनिंग कराई, और अल्टीमेटली जो होता है नेपोलियन से काफ़ी इन्फ्लुएंस होने के बाद फिर ये बंदा अल्टीमेटली आता है। और फिर 1795 के दौरान में जब फ्रेंच में एक रिपब्लिक नेचर की सरकार आती है, किंगशिप ख़त्म होती है और रिपब्लिक आती है, तो रिपब्लिकन्स के आने के बाद में जैकोबियन क्लब एक बनाया जाता है, और उसी जैकोबियन क्लब का टीपू सुल्तान भी एक मेंबर बनता है। तो ये बातें आपने इंडियन हिस्ट्री के दौरान में देखी होंगी, वही सारी चीज़ें आपको पैरेलली वर्ल्ड में भी देखने को पड़ेगी, और वो वर्ल्ड में स्पेशली फ्रांस में हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रांस में अगर देखें रिवॉल्यूशन में, सो बेसिकली दीज आर द 4-5 वर्ड्स जो अल्टीमेटली एक एजेंडा के तौर पे, एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर काम किया गया, लेकिन इसके पीछे की भी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं ये जो इतनी बड़ी सी हिस्ट्री है, इसका भी कहीं ना कहीं
80 to 90 ईयर का इतिहास एक स्ट्रगल के फॉर्मेट में और मोर देन 200 ईयर का एक इतिहास हमें एक एक्सप्लॉयटेशन के तौर पे देखने को मिलता है। नॉर्मली ये जो रिवोल्यूशन हुई थी वो अलग अलग फेजेस में हुई थी, और ये जो 70-80 साल का एक रिवोल्यूशन पीरियड अगर कहा जाए, ये 70-80 साल का जो रिवोल्यूशन पीरियड है उसमें तमाम उतार चढ़ाव आते रहे थे। जिसके पास में पावर आती थी वो पावर अल्टीमेटली इंजॉय करने लगता था, लेकिन हमेशा जब एजेंडा रिवोल्यूशन का बनाया गया, हमेशा उसे रिपब्लिकन नेचर का दे करके बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किंग है तो किंग को हटाया गया, एक नए बंदे को लाया गया, और बंदे को लाने का मतलब एक सरकार को लाया गया। वो सरकार शुरू में तो रिपब्लिक थी, लेकिन बाद में दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन पावर, वो पावर ले लेती है, और पावर लेने के बाद में फिर से एक डिक्टेटर या फिर से अरिस्टोक्रेट बन जाती है। तो कहीं ना कहीं पावर का नशा हमें देखने को मिलता है फ्रेंच रिवोल्यूशन में, जिसे हम लोग 3 पार्ट में नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं। एक बर्जुआज फेज होता है, बर्जुआज मतलब फ्रेंच टर्म में इसको हम लोग बोलते हैं जो मिडिल क्लास होता है, जिसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा फेज़ 2 में नेपोलियन फेज़ आती है, जहाँ पर नेपोलियन एक मिलिट्री चीफ या फिर मिलिट्री जनरल के फॉर्मेट में आता है, राइज करता है। हालांकि इसने भी रिपब्लिकन नेचर का ही फंडा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसने कर्टेलमेंट ऑफ रिपब्लिक एंड कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी जो बेसिक कंसेप्ट है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की थी, जिसके कारण से अगेन नेपोलियन को भी युद्ध का सामना करना पड़ता है, और वाटरलू के युद्ध में अल्टीमेटली नेपोलियन भी हार जाता है, और इस तरीके से नेपोलियन की हार हो जाती है। फेज़ 3 में आता है मैटरनिक सिस्टम, और ये जो मैटरनिक सिस्टम या फिर जो मैटरनिक फेज़ है, यहाँ पर वापस से किंगशिप को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। फिर से जैसा पहले सिस्टम चलता था वैसा ही करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बाद में फिर फ्रेंच पीपल वापस से रिवोल्ट करेंगे, और रिवोल्ट करने के बाद में फिर से रिपब्लिकन नेचर की सरकार लेकर के आएंगे, और 1871 के बाद से फाइनली जो फ्रांस है वो एक रिपब्लिक नेचर का ही कंट्री कंटिन्यू हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। सो दैट इज़ वॉट you will find in this revolution. You can divide it in 3 phases and ultimately you can analyze it. आगे अगर बढ़ें और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में फ़ेज़ 1 के दौरान में क्या चीज़ें हुई थी। तो फ़ेज़ 1 के दौरान में कुछ क्रोनोलॉजी है। जैसे रिवोल्यूशन की शुरुआत होती है, और रिवोल्यूशन की शुरुआत होने पर होता क्या है कि सबसे पहले नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन होता है। इस क्रोनोलॉजी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर में व्हाट ऑल रीजंस आर देयर विच अल्टीमेटली लेड टू फ्रेंच रिवोल्यूशन। आखिर में क्या हुआ था जिसके कारण से फ्रांस की रिवोल्यूशन हुई थी। नॉर्मली हम लोग इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल। तो अगर हम लोग पॉलिटिकल रीजंस के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल रीजन सिंपल सी बात है, रिप्रेजेंटेशन को इंगित करती है, रिप्रेजेंटेशन को फोकस करती है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है, जस्ट लाइक पुणे पैक्ट 1932 में जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने डिमांड किया था कि हमें मतलब कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं या जो दलित समाज के लोग हैं या लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं उनको भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, और इसके लिए अल्टीमेटली दे वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट। लेकिन आफ्टर पूना पैक्ट के बाद में फाइनली अंबेडकर जी रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। रिजर्वेशन का मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करते हैं, और इस तरीके से रिजर्वेशन का फंडा आता है। सो वही सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन की हमें फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान में भी देखने को मिलती हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक बंदा पहले अपने व्यक्ति और अपने समाज का विकास करना चाहता है, और फिर उसके बाद से किसी दूसरे का विकास करना चाहता है। तो एक ऐसा ग्रुप अनरिप्रेजेंटेड रह जाएगा, और इसी अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप के कारण से ही अल्टीमेटली हमें रिजर्वेशन की प्रावधान करना पड़ता है। इसी सिमिलर नेचर में अगर आप देखें तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी अलग अलग फंडा बना करके रखा गया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल नंबर 6 है, वहाँ पर मेघालय, मिज़ोरम, जिस तरीके से असम, त्रिपुरा, इन सब के लिए अल्टीमेटली जो है एक स्पेसिफिक प्रोविज़न्स किए गए हैं। इनफैक्ट इन प्रोविज़न में अगर आप देखेंगे तो उस गवर्नर को ये ड्यूटी भी दी गई है कि अगर कोई कम्युनिटी इवन आफ्टर रिजर्वेशन अगर कोई कम्युनिटी अनरिप्रेजेंटेड चली जाती है, देन देयर इज़ अ क्लॉज दैट 1/10% यानी कि जो 10% पीपल हैं उनको वापस से रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। सो दिस इज़ द क्लॉज, आप पॉलिटी में पढ़ रखे होंगे। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इसका बैकग्राउंड हमें फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान में भी देखने को मिलता है। और खैर ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डिराइव किया, ये बेसिक फंडा है जो कि हर एक कंट्री में नॉर्मली देखने को हमें मिला है। सो पॉलिटिकल कॉज में भी सेम यही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर किंगशिप रूल चल रहा था, जैसा कि दुनिया के हर एक पार्ट में चल रहा था, और यही किंगशिप अल्टीमेटली ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद में रिपब्लिकन नेचर की सरकार सामने निकल करके आती है। जब तक ये किंगशिप के अंदर में था तो यहाँ पर एक बर्बन डायनेस्टी यहाँ पर
इस्टाब्लिश थी। और इस बर्बन डायनेस्टी में सिंपल सी बात है, डिवाइन राइट्स माने जाते थे। डिवाइन राइट्स मानने का मतलब, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में कुशन पीरियड आया था, उस कुशन पीरियड के दौरान में जो कुशन शासक थे उन्होंने अपनी अपनी मूर्तियों को या फिर अपने अपने जो भी स्टैचूज़ वगैरह हुआ करते थे उसको मंदिरों में रखवा दिया। और इस तरीके से उन्होंने ये सिंबल एक सिंबलाइज किया गया कि जो किंग होता है वो एक भगवान के तरीके से होता है। सेम इसी तरीके से साउथ इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है और इसी तरीके से हमें आगे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। चोल चेर इस तरह के पांड्य चोल में स्पेशली हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर साउथ इंडिया में मतलब कि अपने अपने स्टैचूज़ बना करके उसे रख दिया गया था, जिससे राजा अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राजा जो किंग है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गॉड ओनली एंड पीपल शुड आस्क क्वेश्चंस टू द गॉड नॉट फ्रॉम द किंग। तो ये पॉइंट रखा गया था, इनफैक्ट ये एक एजेंडा के तौर पे लाया गया था और इसकी शुरुआत इनफैक्ट हमें फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी के दौरान में ही देखने को मिल जाती है। बर्बन डायनेस्टी में जो शुरुआती लीडर थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि लुई 14 हो गए, लुई 15 हो गए, ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो आपके सबऑर्डिनेट हैं उनको आप पावरलेस करके रखे रहिए या उनको लिमिटेड पावर दिए रहिए, और इसी वजह से आप पावर को एंजॉय भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको पावर एंजॉय करना है तो बाकियों की पावर को आपको लिमिटेड करना पड़ेगा या फिर बाकियों को आप अपने प्रति अकाउंटेबल बना लीजिए। और उसके लिए सिंपल रीज़न होता है, कल को अगर मान लेते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं तो फिर आप कुछ मत करिए, जब भी ऑफिस का निरीक्षण करने के लिए जाना होता है तो आप वहाँ पर जितने भी अकाउंट्स वाले ग्रुप के लोग हैं उनको बुलाइए और सिंपल सी बात है उनको अकाउंटेबल बना लीजिए कि भैया ऐसा है, बताओ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या बजटरी एलोकेशन और किस तरीके से तुम लोग एक्सपेंस कर रहे हो। सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती हैं कि लुई 14 और लुई 15 के दौरान में जितने भी सोशल स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे या जितने भी सबऑर्डिनेट हुआ करते थे उनको राजा ने लिमिटेड पावर दे के रखी हुई थी। वही लेकिन चीज़ लुई 16 के आते टाइम पर कमज़ोर हो गया, और कमज़ोर होने का मतलब ये कि जो उसके सबऑर्डिनेट थे वो लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए, और पावरफुल होने का रीज़न यही निकल करके आया कि राजा सिर्फ और सिर्फ एक पपेट मात्र बन करके रह गया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि आखिर में पॉलिटिकल कॉजेज़ के क्या क्या बेसिक रीजंस हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल कॉजेज़ के देखिए जो बेसिक रीज़न है उसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट हमें देखने को मिलती है। स्ट्रक्चरल फॉल्ट में जैसे स्ट्रक्चर का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट अगर देखें हमारे यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम होती थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी सिस्टम होता था, लेकिन इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ चर्च। जैसे 3 क्लास हुआ करते थे, इसको हम लोग बोलते हैं ई स्टेट सिस्टम। हमारे यहाँ पर जैसे कास्ट सिस्टम है वैसे ही वहाँ पर मतलब हमारे यहाँ पे वर्ण सिस्टम है, वैसे ही वहाँ पर ई स्टेट सिस्टम हुआ करता था। अब हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर चीज़ें की गई थी, लेकिन फ्रांस में अगर देखें तो जो ई स्टेट सिस्टम है वो बेसिकली उनके पोजीशंस को लेकर के हुआ करता था। जैसे कि जो ई स्टेट नंबर 1 होते थे वो चर्च के प्रीस्ट होते थे, जो हाईएस्ट लेवल आप बोल सकते हैं प्रीस्ट हो गए। अब ये लोग क्या हैं, इनके पास ज़मीनें होती थी, इनके पास टैक्स लगाने की सुविधा होती थी, जैसे टीथे करके एक टैक्स लगाया जाता था आम जनता के ऊपर में, लेकिन ये टैक्स लगा तो सकते थे लेकिन ये टैक्स देते नहीं थे, मतलब दे वर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। जैसे अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान में भी ब्राह्मण्स जो थे वो एग्जेम्प्टेड थे, बट उनके पास लैंड नहीं था, तो इस वजह से एग्जेम्प्टेड थे। तो कहीं ना कहीं जो होता है ये एग्जेम्पशन हमें देखने को मिलती है फ्रेंच में भी, लेकिन फ्रेंच में जो पावरफुल पर्सन है उसी को एग्जेम्पशन भी मिला हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रांस में अगर देखें तो मोर देन यू कैन से 60% जो रिसोर्सेज हुआ करते थे वो मोर देन 60% रिसोर्सेज प्रीस्ट क्लास के पास में हुआ करते थे। और प्रीस्ट क्लास में इतने सारे रिसोर्स हैं लेकिन फिर भी इनको टैक्स नहीं देना होता था। अगर अभी आज की रिपोर्ट का मतलब कि रिसेंट की रिपोर्ट देखेंगे तो इंडिया में भी इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक रिपोर्ट के हिसाब से कि मोर देन 96% जो रिसोर्सेज है इट इज़ कंसंट्रेटेड इन 1% ऑफ द पीपल। टॉप 1% जो लोग हैं वो मोर देन 96% ऑफ द रिसोर्स हैंडल किए हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कभी भी इनक्वालिटी इस मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइप की नहीं आएगी, कभी ऐसा चरम नहीं आएगा। क्या कारण है उसके पीछे? कारण ये है कि जो हमारे यहाँ पर रिसोर्स को इकट्ठा करके रखें या फिर कहा जाए रिसोर्स पर कॉन्संट्रेट करके बैठे हुए हैं
वो कंसंट्रेशन अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इट इज़ द यू कैन से ड्राइविंग व्हील ऑफ इकॉनमी, और इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में इस तरीके का केस फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो एक तो स्ट्रक्चरल फॉल्ट आ जाता है कि हाँ ठीक है, नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी चीज़ है यूनिवर्सल टैक्सेशन का कोई फंडा नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर किसी भी प्रकार का टैक्सेशन रूल जो निकल करके आया था, वो टैक्सेशन रूल कहीं ना कहीं अपने आप में इलीगल सिस्टम के फॉर्मेट में चल रहा था, क्योंकि कोई भी कुछ भी कैसे भी लगा दे रहा था, और केवल भुगतने वाला जो था वो थर्ड क्लास था, यानी कि जो सबसे लोएस्ट सेक्शन के लोग हैं। इनफैक्ट लोएस्ट सेक्शन में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कैटेगराइजेशन होता है, और ये कैटेगराइजेशन में जो टॉप के लोग हुआ करते थे उनको हम लोग बोलते हैं मिडिल मैन, या इसी को बोलते हैं बर्जुआइस। और इस तरीके से यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत में पॉलिटिकल रीज़न अगर पूछा जाए तो आप यही बता देंगे कि टैक्सेशन पॉलिसी एंड ओवर यू कैन से एक्सप्लॉयटेशन। तो कहीं ना कहीं जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ना होने के कारण से, टैक्सेशन पॉलिसीज़ का वेग होने के कारण से इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। सोशल कॉजेज़ में जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि स्टेट सिस्टम हुआ करता था, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर वर्ण सिस्टम होता था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। क्लर्जी यानी वही जो प्रीस्ट क्लास है, यानी टॉप क्लास है, यानी चर्च से रिलेटेड है। दूसरे हो गए जो नोबिलिटी होते थे। नोबिलिटी या एरिस्टोक्रेट मतलब कि एक तरीके से समझिए जैसे हमारे यहाँ पर सामंतवाद होता था, या फिर हमारे यहाँ पर गवर्नर होते थे। जैसे इनफैक्ट मौर्यन फेज़ में देखेंगे तो गवर्नर हुआ करते थे, जहाँ पर अपने बेटों को ये गवर्नर बना देते थे, और अल्टीमेटली जब डेथ होती थी तो फिर वो राजा बन जाता था, जो भी उसमें से ज्येष्ठ होता था, यानी जो भी उसमें सीनियर हुआ करता था। तो खैर वही वाली चीज़ें यहाँ भी है। नोबिलिटी यहाँ पर भी जो है वो राजा के क्लास, या फिर कह सकते हैं कि जो टॉप क्लास है उसी से रिलेटेड हुआ करती थी। राजा का बच्चा हो गया, या कोई गवर्नर हो गया, कोई भी सरकारी ओहदे पर अगर है तो वो नोबिलिटी क्लास में आ जाता था। तीसरा जो है बर्जुआइज और पीजेंट ग्रुप या फिर वर्कर ग्रुप हो गया। वर्कर ग्रुप का मतलब कि जो भी लेबर वर्क है, लेबर का काम कर रहा है। अब यहाँ पर सीन ये होता था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन टॉप 2 लेवल के द्वारा थर्ड ई स्टेट जनरल का किया जाता था। मतलब कि जो नोबिलिटी ग्रुप है या फिर जो प्रीस्ट क्लास है वो एक्सप्लॉयट करता था जो भी वर्कर ग्रुप है या फिर बर्जुआइज ग्रुप है, और इसी कारण से अल्टीमेटली एक गुस्सा फूट करके निकल करके आया, जिसके कारण से फाइनली जो होता है हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद से इनकम इनइक्वालिटी, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट क्लास, जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ही लिया है। कल्चरल क्लॉज के बारे में ये आ जाता है, जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन ही था। अब अमेरिकन रिवॉल्यूशन के दौरान में तमाम बातें निकल करके आई थी। इनफैक्ट बहुत सारे फिलॉसफीज़ स्कॉलर्स के द्वारा निकाल करके लेकर के आई गई थी। अब हमें पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान में फ्रांस आर्मी ने सपोर्ट किया था। तो फ्रांस आर्मी ने जब सपोर्ट किया था तो यहाँ पर जो फ्रेंच जनरल था, इवन आफ्टर यू कैन से विनिंग द वॉर, ऑब्वियसली इनडायरेक्टली विन करके आ रहा है, जीत रहा है, बिकॉज अमेरिकन पीपल वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, यू कैन से विनिंग जॉर्ज वॉशिंगटन। अब यहाँ पर क्या है कि ये वापस आते हैं, फ्रेंच कमांडर फ्रांस में अपने देश में वापस आते हैं, और यहाँ पर भी वही सारे फंडे अपनाने को बोलते हैं जो कि अमेरिका में अपनाए गए थे। वही सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, इन सब चीज़ों को यहाँ भी लागू करने के बारे में बोलते हैं। लेकिन राजा कहेगा कि यार ये तुम क्या बोल रहे हो। तो राजा कहीं ना कहीं जो होता है वो अपने जो मिनिस्टर था उसके खिलाफ हो जाता है, और अल्टीमेटली जो है ये कह सकते हैं कि उसको भी हटा दिया जाता है। फाइनली समाज में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के कारण से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण लोग आपस में मारपीट करने लगते हैं। एक ब्रेड के लिए जो होता है मारपीट करने पड़ते हैं, जिसके कारण से राजा पूछता है अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कि भाई क्या किया जा सकता है, व्हाट रिफॉर्म्स वी कैन टेक। और फिर अल्टीमेटली जो होता है जो भी रिफॉर्म सजेस्ट किए जाते थे वो कहीं ना कहीं क्लेरेजी ग्रुप, यानी जो प्रीस्ट क्लास है, टॉप 1 क्लास है या फिर जो सेकंड क्लास है, उस पर टैक्स इम्पोज करने की बातें कही जाती थी। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी देखें तो आर्टिकल नंबर 360 में जो दिया गया है वहाँ पर बोला गया है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो इवन प्रेसिडेंट या जज का भी, जो जज है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनके भी सैलरी में कम की जा सकती है, सैलरी में वहाँ पर भी रिडक्शन किया जा सकता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते यार हम तो टॉप लेवल पे हैं, हमारे साथ ऐसा कैसे तुम कर सकते हो, हम तो एक डिग्निफाइड पोस्ट पे हैं, हम रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे, हमारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप मेरा सैलरी कट कर लोगे। तो आप कहेंगे यस वी कैन, बिकॉज इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इवन रिटन अंडर आर्टिकल नंबर 360 की आज कंडीशन वैसी नहीं है कि देश को चलाया जा सके, और इस कारण से फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनली लगा दी जाती है। वही कुछ यहाँ पर भी सिस्टम चल रहा है कि जो है इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन बस यहाँ पर टैक्स जो लिया जा रहा है वो केवल और केवल लोएस्ट सेक्शन के द्वारा ही लिया जा रहा है, जिसके कारण से टैक्सेशन वाली चीज़ जो होती है और ज़्यादा लोगों के मन में बैठ गई और जिसके कारण से विरोध करना और शुरू हो गया।
कल्चरल क्लॉजेज में हम लोगों ने देखा भाई अमेरिकन रिवॉल्यूशन को लेकर के, अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है उसकी स्प्रेड हर एक कंट्री में धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे फ्रांस में 1789 में, आयरलैंड में 1798 में, तो इस तरीके से हर जगह पर धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बुक्स, अपने राइटिंग्स लिखाए, जहाँ पर जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गए, वोल्टेयर हो गए और रूसो हो गए। जैसे रूसो ने बात किया कि यार हमारे सरकार और हमारे बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जो सरकार है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड यू कैन से कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, देन द गवर्नमेंट शुड बी रिमूव्ड एंड न्यू गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड और अपॉइंटेड। वैसे ही वोल्टेयर का भी कहना था कि जो चर्च होती है वो पावर ज़्यादा कैप्चर कर रखी है, इसके कारण से जो आम आदमी है उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेम ऐसे ही मॉन्टेस्क्यू साहब भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी आग लगाने का काम अच्छा खासा किया था, आम जनता को समझाने का काम बड़े अच्छे से किया गया था। इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में अगर आ जाए, इकोनॉमिक कॉजेज़ के बारे में, तो सिंपल सी बात है, अभी अमेरिका से युद्ध लड़ करके आया था फ्रांस, जहाँ पर फ्रांस में आपको पता ही है वॉर के दौरान में कितनी ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और उन एक्सपेंसेस को वापस से रीजनरेट करने का कोई तरीका नहीं था। रीजनरेट करने के लिए आपको टैक्सेशन लगाना पड़ेगा। गरीब आदमी वैसे ही अपने मैक्सिमम टैक्सेशन दे रहा था, तो अब आपके पास केवल बचे जो टॉप 2 क्लास है, यानी स्टेट 1 स्टेट 2, जो कि टैक्स देने से बिल्कुल मना कर रहे थे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो राजा था उसने, अब राजा वीक है, लुई 16वां, जो लुई 16 है वो तो वीक है। और वीक होने का मतलब क्या हो गया कि जितने भी क्लर्जी क्लास या फिर जितने भी सबऑर्डिनेट है वो अब स्ट्रांग बने हुए थे। इनफैक्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस ही किया कि जो लुई 14 और लुई 15 था वो अपने सबऑर्डिनेट को लिमिटेड पावर देता था, लेकिन वही अगर लुई 16 के बारे में बात करें तो इसने अपने सबऑर्डिनेट को काफ़ी पावर दे दिया था। और पावर इसीलिए दिया था क्योंकि वो वीक था, कमज़ोर था और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेस था। इसके कारण से जो होता है कहीं ना कहीं जो होता है इसका यूज़ भी कर लिया गया था। सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ रिवोल्यूशन। अगर हम लोग देखें कि आखिर में डेवलपमेंट किस तरीके से हुई, तो डेवलपमेंट के पीछे सिंपल सी बात है कि एक दिन आग फूटती ही फूटती है, लेकिन उसकी आग लगाना कभी और किसी और बहुत पहले से ही शुरू किया जा चुका होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी। और फिर कहीं ना कहीं जो होता है मिडिल क्लास, बर्जुअस क्लास, जो कि एक पढ़ा लिखा समाज था, एक फ़िलॉसफी रखने वाला समाज था, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से आहत था। इनको भी डिमांड थी कि इनको भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सरकार में, और अगर शायद रिप्रेजेंटेशन मिल जाती तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी काफ़ी बाद में होती ज़रूर, लेकिन बहुत बाद में होती। और इस कारण से अल्टीमेटली जब रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है तो बर्जुअस क्लास यही कहता है कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन के लिए अल्टीमेटली मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पर फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों ही आते हैं। लेकिन अब क्या है, तीनों ही आते हैं लेकिन अलग अलग आते हैं, बिकॉज कोई भी जॉइंट सिटिंग का फंडा होता ही नहीं था। तो जब जॉइंट सिटिंग का फंडा नहीं होता था, पहली बात तो स्टेट की जो मीटिंग थी वो ही नहीं होती थी, क्योंकि लुई 14 और 15 ने इसे लिमिटेड कर रखा था। लेकिन 16 के दौरान में कमज़ोर हो चुकी शासक अब अल्टीमेटली ये स्टेट जनरल को बुलाएगा, और स्टेट जनरल के बुलाने के बाद में फाइनली 2 स्टेट जिनके ऊपर में टैक्स लगाने को बोला जा रहा था बट वो दे नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जीत जाएंगे 3 में से, सिंपल सी बात है। और जीतने के बाद में फाइनली यहाँ पर बर्जुअस क्लास जो होता है वो ये कहेगा कि अब एनफ इज़ एनफ, नाउ वी आर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू गवर्नमेंट दैट इज़ रिपब्लिक गवर्नमेंट, और ये अब जनता के हिसाब से काम करेगी, और ये जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उसको हटाया जाएगा। इसके लिए फाइनली यहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है, और इसी नेशनल असेंबली में अल्टीमेटली अब सारे डिस्कशन, सारी बातें होंगी। नेशनल असेंबली को बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये डिमांड की जाती है कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जस्ट लाइक अमेरिका हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर उसके बाद से अल्टीमेटली जब जो राजा है वो सपोर्ट नहीं करता है, राजा अगेंस्ट में जाता है, तो फाइनली यहाँ पर जो है जो प्रजा है यानी बर्जुअस क्लास है वो अल्टीमेटली जो है पावर अपने हाथ में ले लेती है। जस्ट लाइक जैसे श्रीलंका में अगर आप देखें या अफगानिस्तान में कुछ दिनों पहले देखें तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो भाग जाते हैं देश छोड़ करके, और आम जनता जो होती है राष्ट्रपति मतलब जो पैलेस है, प्रेसिडेंट पैलेस है, उस पर कब्जा कर लेती है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हुई, और यहाँ पर भी फोर्ट ऑफ बैस्टिल बेसिकली जो किंग का पैलेस हुआ करता था उसको कब्जा कर लिया गया, राजा भाग गया, भागने के बाद में उसको गिलोटिन कर दिया गया यानी मार दिया गया था। और अल्टीमेटली इस तरीके से जो प्रजा है, बर्जुअस क्लास है, उसने अपना एक रूल इस्टेब्लिश किया यहाँ पर, एंड दैट रूल वाज कॉल्ड एज रिपब्लिकन रूल। और यहाँ पर इन्होंने जो मेन एजेंडा, जो मेन ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपना जो वॉर लड़ा था वो था लिबर्टी,
इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी एंड जो आपका रिपब्लिकन नेचर है, और इसी नेचर के थ्रू अल्टीमेटली यहाँ पर वॉर होती है। हालांकि वॉर होने के बाद में धीरे धीरे जो होता है, जब भी कोई इशू होता है तो उसको दबाने के लिए मिलिट्री आती है। तो मिलिट्री का यहाँ पर एक जनरल था जिसका नाम था नेपोलियन। अल्टीमेटली नेपोलियन आता है और नेपोलियन जो होता है कू करके, जैसे म्यांमार में कू हो रखी है, मिलिट्री कू बोलते हैं, मिलिट्री कू होने के बाद में मिलिट्री अपने हाथ में पावर ले लेती है। सेम वही चीज़ हमें यहाँ जो नेपोलियन है उसके साथ में भी देखने को मिलता है कि उसने भी पावर कूप कर लिया और अल्टीमेटली जो होता है फ्रेंच स्टेट का एक्सपेंशन तो कराया, क्योंकि उसने इटली, जर्मनी और तमाम एरियाज़ को अपने अंदर में कैप्चर कर लिया था। तो कैप्चर करने के बाद अल्टीमेटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसने कैप्चर तो किया लेकिन कहीं ना कहीं पावर कर्टेलमेंट भी किया, जिसके कारण से नेपोलियन जिसलिए शुरू में जाना गया था वो बाद में उसी के कारण से बदनाम भी हुआ। एंड दैट इज़ वाई नेपोलियन को कहा जाता है कि ही वॉज द रिवोल्यूशन एंड ही हैज़ क्रिएटेड द रिवोल्यूशन एंड ही हैज़ डिस्ट्रॉयड द रिवोल्यूशन बोथ। बाद में अल्टीमेटली जो होता है, जो मैटरनिक थे यानी कि जो ऑस्ट्रिया सिस्टम था या अलायंस ग्रुप था, अल्टीमेटली जो होता है नेपोलियन को हरा देता है, नेपोलियन को मार दिया जाता है और फिर फाइनली अल्टीमेटली अपना ये जो मैटरनिक सिस्टम है यानी जो पुराना राजा का शासन चल रहा था, जो बर्बन डायनेस्टी थी, लुई 16, उसको वापस से रीस्टैब्लिश कर दिया जाता है और रीस्टैब्लिश करने के बाद में अल्टीमेटली यहाँ पर शासन फिर से राजा का हो जाता है। फिर से जनता विद्रोह करेगी, विद्रोह करने के बाद में रिपब्लिकन आएंगे और रिपब्लिकन आने के बाद में फिर फाइनली 1871 में ये प्योर रिपब्लिक बन जाता है। फ्रांस भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है और बाद में यही चीज़ है कि राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो ये काम किया गया था इस पूरे के पूरे रिवोल्यूशन के दौरान में। हालांकि इसमें डिटेल्स बहुत है बट उतना देखिए रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था और उसके इन्फ्लुएंसेस। अब उम्मीद है यहाँ पर चीज़ें आप समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पर लिख भी सकेंगे। अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि मॉडर्न वर्ल्ड को फ्रेंच और अमेरिकन रिवोल्यूशन ने क्या दिया है। अब आप फ्रांस और अमेरिका के बारे में देखिए। जैसे अमेरिका, इसने क्या दिया है, फेडरलिज्म दिया है कि फेडरल नेचर क्या होता है। इसने जुडिशरी दी है कि जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। इसने इलेक्शन का तरीका बताया है कि आखिर में इलेक्शन का तरीका क्या हो सकता है। इसने मीडिया के जो इम्पोर्टेंस है या फिर कह लीजिए जो फिलॉसफीज़ है उसको बताया है थ्रू फिलॉसफर, तो हमें फिलॉसफीज़ के बारे में भी पता चलता है। सिमिलरली इसी तरीके से फ्रेंच रिवोल्यूशन में आ जाइए। अच्छा, एक और चीज़, अमेरिकन रिवोल्यूशन में फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही फंडामेंटल राइट फ्रेंच में भी आया था। फ्रेंच में भी यहाँ के लोगों ने भी यही डिमांड किया था कि हमारा भी फंडामेंटल राइट हुआ जाना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे बातें रहेंगी जो आपको इस क्वेश्चन में लिखना रहेगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं, आइडिया दे दिया गया है कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखनी चाहिए और कैसे लिखना है, ये आप लोग लिख करके टेलीग्राम में सेंड करेंगे, वहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। फिलहाल अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2-3 दिन अभी डिस्टर्बेंस रहेगा, अभी मैं बाहर हूँ इस वजह से, तो इस तरीके के सेशन बना करके हम लोग जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है चीज़ें अभी भी क्लियर रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जहाँ दिक्कत आएगी तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल अपना है ही। और फिर हम लोग जैसे ही फ्री होंगे वैसे ही जो है अल्टीमेटली हम लोग जैसे लाइव करते थे वैसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।